आज हम एक नई कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक ऐसा मर्द जिसने 3000 एम्परर्स का कुत्ता बना दिया। और क्योंकि ये भी अभी बिल्कुल नई नहीं है तो इसके एपिसोड तुम्हें कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही में इसका लेटेस्ट चैप्टर अभी आधे घंटे पहले ही रिलीज हुआ है, जिसे भी मैं इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करूंगा। और इन सबसे जरूरी बात, इस मानवा को 3-4 वेबसाइटों ने 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दी हुई है, तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर का माल तो कड़क होने वाला है। और अब हम चलते हैं सीधा कहानी पे, जहाँ दो बंदे एक दूसरे पे आपस में लाते घूसे बजा रहे होते हैं और अटैक और ब्लॉक का सिस्टम चल रहा होता है। पर इनमें से जैसे एक बंदे के ऊपर कैमरा जाता है, वो अपनी कोहनी को मसलते हुए बोलता है, आह, इस तरह से फाइट करने में तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और अब ये बंदा हैरान होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है, सो हुंग, तुम्हारी डीमन फिस्ट तो फिर से इम्प्रूव हो गई है। तुम श्योर हो ना, तुम नॉर्मल तरह की कोई ट्रेनिंग कर रहे हो? और सामने से सुहुंग एक स्टैंड लेते हुए बोलता है, हाँ, तुम्हें मेरे पंच थोड़े से भारी लगेंगे क्योंकि मैं मार्शल आर्ट की तीसरी लेवल तक पहुंच चुका हूँ। और यहाँ पे हमें मार्शल आर्ट की सभी लेवल्स के बारे में बताया जाता है, जो कि टोटल 5 होती है, जिनमें इन सभी के अतरंगी नाम होते हैं। पर मैं वो नाम तुम्हें बताकर कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस इतना समझ लो, पहली लेवल पे वो लोग होते हैं जो बिल्कुल पैदा होते हैं और उन्हें ठेला भर भी कुछ नहीं आता। दूसरी लेवल पर वो होते हैं जिन्हें अच्छी खासी मार्शल आर्ट आती है और वो अच्छे खासे ट्रेन होते हैं। तीसरा लेवल वो होता है जिसमें दम खम काफी आगे तक बढ़ गया होता है। और चौथा होता है वो जिसमें राह चलते हुए किसी का भी कुत्ता बना सकते हैं। और इन सभी के बाद 5वें लेवल पर आता है परफेक्शन, जिसे अचीव करने के बाद इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट स्ट्रेंथ को अचीव किया जा सकता है। और सामने से होंग का फ्रेंड उसे थम्स अप दिखाते हुए बोल रहा होता है, वाओ, तुम इतनी जल्दी 3rd लेवल को अचीव कर चुके हो। इसका तो मतलब यही है कि डीमन फिस्ट के अंदर इस पूरी क्लास में ऐसा कोई बंदा ही नहीं है जो तुम्हारी लेवल का हो। और सामने से होंग वापस से एक स्टैंड लेते हुए बोलता है, ठीक है, हमने बहुत रेस्ट कर लिया, अब तैयार हो जाओ, हम वापस से ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और तीसरे लेवल के साथ ट्रेनिंग का नाम सुनते ही उसके दोस्त की हवाइयां उड़ जाती है और वो अपना बैग उठाकर बोलता है, भाग जा साले, नहीं कर रहा मैं तेरे साथ ट्रेनिंग, तेरे साथ यहाँ पर मार खाने के लिए नहीं रुकूंगा मैं तो जा रहा हूँ घर, वहाँ जाके खाना खाऊंगा। और होंग बेचारा से देखता ही रह जाता है। और जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड से निकल रहा होता है तो वहीं पर उनका ट्रेनर आ जाता है, जिसे वो बाय बाय ट्रेनर बोल के वहाँ से निकल रहा होता है। और उसका ट्रेनर उससे बोलता है, ठीक है, तुम जा रहे हो तो बाय, पर हाँ, ट्रेनिंग पे थोड़ा ध्यान दो। और उसके बाद वो थोड़ा सा सीरियस चेहरा बना के हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है, सू होंग, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मार्शल आर्ट डिवीजन के अंदर एडमिशन नहीं लेना चाहते हो? क्योंकि तुमने अभी तक रजिस्ट्रेशन फीस जमा नहीं कराई है और अगले मंडे तक तो रजिस्ट्रेशन बंद भी होने वाले हैं। तो तुम अपनी फीस 30,000 वॉन कब जमा कराने वाले हो? और सामने से होंग थोड़ी सी नजरें चुराते हुए बोलता है, टीचर, क्या आप मुझे कुछ दिन और नहीं दे सकते हैं? और सामने से टीचर भी बोलता है, मुझे पता है तुम बहुत ही बुरी कंडीशन में हो, पर अफसोस, मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद का, जहाँ पर उस ग्राउंड से सभी के सभी लोग जा चुके होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा होता है। और यहाँ पर ये ट्रेनिंग करते करते बस उन 30,000 वॉन्स के बारे में ही सोच रहा होता है। और अब हमें ये बताता है कि जब मैं छोटा था तो एक फिरोशियस बीस्ट डिजास्टर के अंदर मेरे पेरेंट्स मारे गए थे और उसी के बाद से मैं अपने अंकल और अपनी आंटी के साथ रहता हूँ। और जब उन्होंने ये चीज सुनी कि मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग करना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे पूरा का पूरा सपोर्ट दिखाया। और अब हमारे इस एरा के अंदर फिरोशियस बीस्ट मार्शल आर्टिस्ट सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। मैंने सोचा था मैं मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लेने के बाद उनके लिए कुछ करूंगा और उनकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, पर नहीं, पता नहीं क्यों ये कैसे चल रहा है, मैं उनके लिए बस मुसीबतें बढ़ाता जा रहा हूँ। और इसी अफसोस के साथ ये बंदा अपने घर के लिए निकल जाता है, जहाँ पर ये अपने घर के गेट को खोलते हुए अंदर से आती हुई आवाजें सुनता है, जहाँ अंदर लोग वहाँ बहस कर रहे होते हैं, हमारे घर का रेंट देने की बारी आ चुकी है, एक बार चेक करना हमारे पास कितने पैसे कम पड़ रहे हैं। अरे रेंट करा है ऐसी तैसी, हम उसे बाद में भी अरेंज करा लेंगे, सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन फीस की व्यवस्था करनी होगी। और उसी के बाद अंदर से ये आवाजें भी आ रही होती हैं कि वो बच्चा बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, अगर आज हम उसे सपोर्ट करेंगे तो वो आगे जाकर खुद के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा, हम उसके टैलेंट को ऐसे वेस्ट नहीं होने दे सकते हैं। और उसकी आंटी भी उसके अंकल से बोल रही होती है, ठीक है, हम एक काम करते हैं, हमारे घर पर जो मेड आती है ना, उसका भी आना बंद करा देते हैं, वैसे भी वो कोई खास काम करती नहीं है, उसकी जगह मैं काम कर लूंगी और हमारे पास थोड़ा पैसा बच जाएगा। और उसके अंकल बोल रहे होते हैं, नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम निश्चिंत रहो, मैं एक एक्स्ट्रा जॉब कर लूंगा जिससे हमारे पास थोड़ा पैसा बढ़ जाएगा और हम इन सारी प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। जो सब कुछ सुनने के बाद होंग बहुत ही ज्यादा हताश हो जाता है और अपने कानों को बंद कर लेता है। और उसके थोड़ी देर बाद वो डायरेक्ट गेट को खोल के अंदर जाता है और जाते ही बोलता है, अंकल आंटी, मैं घर आ गया। और बिल्कुल ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसने तो कुछ सुना ही नहीं। और उसके अंकल आंटी भी यही दिखा रहे होते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग होंग से बोलते हैं, बेटा तुम जो भी कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, अभी तुरंत अपने रूम के अंदर जाओ और जाकर आराम करो क्योंकि तुम्हें कल भी एनर्जी की जरूरत होगी। और उसके अंकल भी यही बोलते हैं, हाँ बेटा, फालतू यहाँ पर खड़े होकर दूसरा काम मत करो, हमें पता है तुम कितनी ज्यादा मेहनत करते हो, इसलिए अभी जाओ, जाकर रेस्ट करो। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है होंग
जो कि अपने रूम में होता है और पड़े पड़े अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, अंकल आंटी आपने मेरे लिए उतना किया है जितना मैं डिजर्व भी नहीं करता था, पर अब और नहीं, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना होगा और कम से कम खुद की प्रॉब्लम्स तो मैं खुद से हैंडल कर ही सकता हूँ। और अब वो अपनी आंखें खोलकर जोश में अपने मन के अंदर सोचता है, मैं तीसरे लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मेरे लिए कुछ हजार वॉन्स कमाना मात्र कुछ दिनों की बात होनी चाहिए और अब सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहाँ से मैं पैसा बना सकता हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है अगले दिन पर, जहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग के अंदर MMA फाइटिंग जैसा कोई सेटअप होता है और ये होता है अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब, जिसका रूल ये होता है कि अगर तुम यहाँ पर फाइट करते हो तो तुम्हारे लिए सिर्फ जीतना मायने रखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस बीच में तुम्हारी क्या हालत होती है, तुम घायल होते हो, मारे जाते हो, तुम्हारे सामने वाला बंदा घायल होता है या मारा जाता है, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस चीज से फर्क पड़ता है वो है जीत। जहाँ पर एक लड़की किसी इंसान की तरफ इशारा करते हुए बोल रही होती है, लेडीज एंड जेंटलमैन शानदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे वन एंड ओनली मिनटोर का। और ये जो मिनटोर यहाँ पर खड़ा होता है ये दरअसल हमारा होंगी होता है, जो कि अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, मुझे एक साथ 4 फाइट्स को जीतना होगा और अगर मैं कंटिन्यू 4 फाइट्स को जीत जाता हूँ तब जाकर मुझे मिलेगा यहाँ का प्राइज मनी, जो कि है 60,000 वॉन। और वहाँ बैठी हुई सारी की सारी ऑडियंस आपस में बोल रही होती है, लगता है ये किसी तरह का कच्चा बीड़ू है। और कोई बोल रहा होता है, नहीं नहीं इसकी बॉडी तो अच्छी है, हो सकता है इसने पहले कहीं और फाइट करी हो। और कोई तीसरा बंदा बोल रहा होता है, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई नया बंदा आकर फाइट कर सके, लगता है इसे इसकी जिंदगी से प्यार नहीं है और आज साला ये यहाँ पर मारा जाने वाला है। और वो लड़की होंग के एक कोनी मारकर बोलती है, हे बच्चे जल्दी से कुछ ऐसा करो कि पूरा का पूरा क्राउड हाइप्ड हो जाए। और हमारा होंग धीरे से बोलता है, पर मैं ऐसा क्या करूं कि पूरा का पूरा क्राउड हाइप हो जाए। और ये हमारे होंग के साथ साथ मेरा भी सवाल है कि सालों में ऐसा क्या करूं कि तुम सभी के सभी हाइप कर दो। और अब इस चीज का मुझे तो कोई जवाब नहीं मिलता है। और होंग को वो बंदी बोलती है, तुम्हें इतना भी नहीं पता है, थोड़ा सा प्रोवोक करो, थोड़ी सी ट्रैश टॉक करो और क्या। और होंग बोलता है, ओके ओके मैं समझ गया। और वो मुंह उठाकर जोश में बोलता है, अरे तुम्हारे फाइटरों के अंदर कोई दमखम नहीं है क्या, आओ सालो आओ, तुम्हें मार्शल आर्ट की असली पावर बताता हूँ। कहाँ सुमड़ी में छुपकर बैठे हुए तुम्हारे सारे के सारे फुद्दू फाइटर, यहाँ मर्द के सामने कोई नहीं आ रहा क्या। और ये वाली लाइनें सुनने के बाद क्राउड में बैठे हुए बंदे बोल रहे होते हैं, क्या बंदा है ये। और कोई बोल रहा होता है, नहीं नहीं ये तो बंदा ही बेडएस है। और कोई बोल रहा होता है, साले ने बहुत बकेती काटी है, इसका तो कुत्ता बढ़ना चाहिए यहाँ पर। और पूरा का पूरा क्राउड चीखने चिल्लाने लगता है और बोल रहा होता है, मार दो साले को। और कोई बोल रहा होता है, क्रश कर दो, इस साले की चटनी बना दो। और कुछ लोग उसके फेवर में भी चिल्ला रहे होते हैं। जिसके बाद वो लड़की बोलती है, ठीक है अब वो समय आ चुका है जब हमें इस मैच को शुरू करना है। और यहाँ हमारा होंग अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, मुझे ये चीज महसूस करने के बाद कोई भी सरप्राइज नहीं हो रहा है कि इस ग्राउंड के अंदर चारों तरफ से किलिंग इंटेंट बह रहा है। जो भी है मुझे कुछ भी कर जीतना होगा ताकि मैं उन पैसों की व्यवस्था कर सकूं जिनकी मुझे जरूरत है। और उसके सामने आ जाता है एक बंदर का मास्क पहने हुए दूसरा वाला फाइटर, जो कि उसे प्रवोक करते हुए बोल रहा होता है, तेरा तो बढ़ता साले मैं यहीं पर भरूंगा। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन के अंदर सोचता है, ये मोमेंटम तो बहुत ज्यादा दिखा रहा है पर फिर भी इसका स्टैंड कोई इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, मुझे ये चीज साफ पता चल रही है, मैं इसे हरा सकता हूँ। और वो बंदा एक खतरनाक सा मुक्का इसकी तरफ लेकर आ रहा होता है और आते आते बोलता है, साले बहुत ज्यादा बोला था ना तू, अब तुझे बताता हूँ तेरी औकात क्या है। और हमारा मेन कैरेक्टर भी एक स्टैंड लेता है और इससे पहले कि वो बंदा इस तक पहुँचे उसके ऊपर एक तगड़ा सा हाथ जम देता है और उसी एक फटके से ये बंदा दूर जाकर गिरता है और सिर्फ इस एक ही पंच से उसके काबल चीतरे उड़ जाते हैं। और यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही जोश से बोलता है, ठीक है अगले बंदे को लेकर आओ। और वो एंकर बोलती है, हमारा मिनोटोर जीत गया है। जिस अनाउंसमेंट और इस तगड़े से पंच के बाद पूरा का पूरा क्राउड पूरी तरह से पागल हो जाता है और भयंकर तरीके से चीख रहा चिल्ला रहा होता है। और अब ज्यादातर बंदे होंग के फेवर में चिल्ला रहे होते हैं। और यही हमें अगले सीन के अंदर दिखाया जाता है कि दूसरा फाइटर भी मैदान के अंदर आ चुका है, जो कि आते ही होंग से बोल रहा होता है, हाँ मैंने देखा तुम कैसे उससे जीत गए, पर ये सारी ट्रिक्स मेरे सामने काम नहीं करेंगी बच्चे। और होंग जिसने अभी अभी ट्रेश टॉक करना सीखा है वो उसकी तरफ पलट के बोलता है, मैं तेरे से बात तब करूंगा जब मैं तेरी तशरीफ लाल कर चुका हूँ। और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, हाँ ये जगह तो बिल्कुल शानदार है अपनी डीमन फिस्ट की पावर को चेक करने के लिए। और वो बंदा उसकी उस बकेती को सुनकर उसके मुंह पे घुसा चढ़ने के लिए फुल स्पीड में आ रहा होता है, जिसके पंच से होंग अपने पंच को टकरा देता है और उस भिड़ंत से सामने वाले बंदे के होश उड़ जाते हैं। और यहाँ हमारा होंग सोच रहा होता है, इसके पंच में पावर तो है पर मेरे सामने ये कुछ भी नहीं। और ये सोचने के बाद वो एक और घुसा जड़ देता है उसके मुंह के ऊपर। और इस अपर कट के बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है, जैसे ही अपर बॉडी पे पंच पड़ता है लोअर बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है। और फिर एक लात मारता है उसकी पसलियों के अंदर, जिससे ये बंदा भी दूर फिक जाता है और तुरंत से पहले ही नॉकआउट हो जाता है। और यहाँ हमारे होंग ने जनता को फुल क्रेजी कर दिया होता है, जिन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उनके फाइटर्स एक न्यूबी के सामने बिल्कुल कुत्ते बन चुके हैं। और यहाँ जैसे ही मिनटोर के जीतने की अनाउंसमेंट होती है हमारा होंग बोलता है, ठीक है
अब तीसरे बंदे को लाओ। और वहीं दूर किसी चेम्बर से एक पावरफुल बंदा होंग को देख रहा होता है और बोलता है, एक बच्चा होते हुए इतनी पावर, नो डाउट ये एक अलग ही लेवल का टैलेंट है। और हमें वहाँ से दिखाया जाता है कि हमारे होंग ने तीसरे नंबर के बंदे को भी हरा दिया है, जिसे देखकर ये बंदा बोलता है, माना कि ये कोई एलीट नहीं है पर फिर भी इन मैचेस को जीतने के लिए इसके पास इनफ पावर है। और यहीं इसके पीछे खड़ा हुआ एक मास्क पहना बंदा बोलता है, टीचर आप कहें तो मैं जाता हूँ और इसे हरा देता हूँ। और वो बंदा आगे बोलता है, ठीक है पर तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी को ये पता ना चले कि तुम एक अच्छे लेवल के मार्शल आर्टिस्ट हो। और यहाँ हमारा होंग सोच रहा होता है, ठीक है मैंने इतनी भी ज्यादा पावर्स का यूज नहीं किया है कि ये सब लोग मारे जाएं, और मुझे नहीं लगता है मैंने यहाँ पर कोई ट्रबल मचाई होगी। बस अब मुझे एक बार और जीतना है और उसके बाद ये विनिंग प्राइज मेरा होगा और मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। और उसके बाद अगले बंदे का नाम बताया जाता है कि यहाँ पर मिनटोर से फाइट करने के लिए व्हाइट फॉक्स आने वाला है, जो सुनकर मिनटोर उसकी तरफ जाता है और अब ये दोनों आमने सामने होते हैं, जिसे देखकर हमारा होंग अपने मन के अंदर सोचता है, ये बंदा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, मुझे यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, पर फिर भी मैं इस मैच को हार तो नहीं सकता हूँ। और वो बंदा भी फुल कॉन्फिडेंस में सामने देख रहा होता है, क्योंकि शायद उसको ऐसा लगता है कि वो इजीली जीत जाएगा या शायद वो जीत भी जाए, मुझे भी नहीं पता। पर अब वो बंदा बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के अंदर होंग को अपनी तरफ बुलाते हुए बोल रहा होता है, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे मेरी लिमिट्स पता है। और इसी के साथ ये चैलेंज होता है स्टार्ट, जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ गोली की स्पीड में बढ़ते हैं। और होंग उसे पंच मारते हुए अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, मेरी लेवल इससे कम है, इसीलिए मुझे अपनी पूरी जान लगाकर इस पर पंच करना होगा। और उन दोनों का पंच आपस में टकरा जाता है, पर जैसे ये पंच टकराता है होंग का शरीर कांपना शुरू हो जाता है और वो पसीने में तर होके अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, ये बंदा तो एक रियल मार्शल आर्टिस्ट है, ये जानबूझ के अपनी क्यूआई को होल्ड करके बैठा हुआ है। और वो बंदा बोलता है, ठीक है मुझे नहीं लगता है तुम यहाँ से आगे संभाल पाओगे। जिसके बाद ये बंदा अपनी किसी तरह की मार्शल आर्ट ट्रिक के जरिए होंग के ऊपर कई सारे पंचेस जड़ देता है, जिन्हें होंग बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहा होता है। और अब हमें दिखाया जाता है होंग, जिसकी कायदे से कुत्ता भराई हो चुकी है और वो खराब हालत के अंदर अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, इस बंदे की पावर तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इस सीन को देखने के बाद पूरी की पूरी ऑडियंस का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा मिक्स होता है। जैसे कुछ लोग तो इस चीज पर परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा ये नया तगड़ा बंदा इसे मार कैसे खा रहा है, और कुछ बंदे बोल रहे होते हैं, हाँ ये तो होना ही था, वो भी कुछ ज्यादा ही बोल रहा था साला हमारे एरिना के अंदर आने के बाद। और यहाँ हमें वापस से दिखाया जाता है वो मैच, जो कि पूरी तरह से एक तरफा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि होंग जैसे तैसे उस मार्शल आर्टिस्ट के पंचेस को ब्लॉक कर रहा होता है। और वो बंदा अनाप शनापी पंचेस मार रहा होता है हमारे मिनटोर को, और मारते मारते बोल रहा होता है, क्या हुआ, नहीं हो रहा है क्या, कब तक ऐसे डिफेंड करता रहेगा, दिखाना क्या है तेरे बस की। और होंग लगातार उन सारे पंचेस को अपने ऊपर ले रहा होता है और उनमें से किसी को भी डॉच नहीं करता है, बल्कि सभी को ब्लॉक कर रहा होता है, जिस वजह से उसकी हालत और ज्यादा खराब होती जा रही है। पर वो उन सारे पंचेस के बीच में बहुत ही तेज नजरें बनाए हुए उसकी मूवमेंट्स पर, और बस इंतजार कर रहा है कि उसे एक मौका मिले और वो इस मैच को खत्म करे, क्योंकि हारना वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। और ये बंदा ताबड़तोड़ उस पे पंचेस बरसाते हुए सोच रहा होता है, लगता है किसी कचरे को दबोच लिया आज मैंने। और उसके बाद उसके ब्लॉक स्टैंड के बाद भी एक ओपनिंग देखकर उसके मुंह पे एक और पंच जड़ देता है, जिससे होंग दूर फिक जाता है। और अब होंग की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाती है, जो कि साइड में पड़ा पड़ा सोच रहा होता है, नहीं मुझे नहीं लग रहा है इसके खिलाफ मैं कुछ कर पाऊंगा। और वो बंदा उसके ऊपर पैर रख के बोलता है, ओह मुझे लगता है ब्रदर इन मैचेस का प्राइज मनी तुम्हारे लिए होने वाला है 0, पर हाँ तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। मेरे टीचर ने बोला है कि उन्हें तुम में इंटरेस्ट है, अगर तुम उनके लिए फाइट करते हो और हमारे क्लब को ज्वाइन कर लेते हो तो जो प्राइज तुम्हें यहाँ पर मिलने वाला था वो तुम्हें हमारे टीचर दे देंगे। तो अगर तुम्हें वो पैसा चाहिए तो सिर्फ तुम्हें यस बोलना है और बाकी सब मैं देख लूंगा। जिस पर नीचे पड़ा पड़ा होंग बोलता है, मुझे नहीं लगता है मैं तुम्हारे लिए कोई भी इलीगल काम करने वाला हूँ। और वो बंदा एक बार और धमकी देते हुए बोलता है, तुम्हारे पास मौके बहुत कम है, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। और नीचे से हमारा मिनटोर बोलता है, मुझे लगता है तुझे समझ नहीं आया, पर हाँ मैं यहाँ पर ये जरूर कर सकता हूँ कि तेरे इस मास्क को निकाल दूं, ताकि पूरी दुनिया को ये चीज पता चल जाए कि तू एक मार्शल आर्टिस्ट है। जिस पर वो सामने वाला बंदा बोलता है, तुम्हारे जवाब को सुनकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि शायद ये डील नहीं होने वाली है, तो ठीक है क्यों ना मैं तुम्हारा मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना पूरी तरह से खत्म करके रख दूं। और ये बोलने के बाद वो एक खतरनाक सी लात मारने वाला होता है हमारे होंग के ऊपर, जिसे आते हुए देखकर होंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है, पर जैसे तैसे उस लात को डोज कर जाता है, जो चीज देखकर ये बंदा थोड़ा सा हैरान होता है। और हमें दिखाया जाता है होंग, जो सिर्फ एक ही बात कंटिन्यू बोले जा रहा होता है, मैं यहाँ पर हार नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ पर हार नहीं सकता हूँ, नहीं मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं हार सकता हूँ। और इस वक्त उसके शरीर से निकल रहा होता है तगड़ा ओरा, और वो बंदा जो उसके सामने खड़ा होता है
वो अपने मन के अंदर सोचता है, नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर, इसने मेरी 100 फिस्ट खाई है जिसकी पावर अच्छे अच्छे बंदों की हालत खराब करने के लिए काफी है, पर क्यों क्यों ये वापस से खड़ा हो गया है, आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है। और सामने होंग खड़ा होकर अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं हार सकता हूँ मैं यहाँ से, मुझे एक मार्शल आर्टिस्ट बनना ही होगा ताकि मैं अंकल और आंटी के उस सेक्रीफाइस को जस्टिफाई कर सकूं जो उन्होंने मेरे लिए किया है। मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी होगी क्योंकि ये मेरा नहीं उनका सपना है। और वहीं वो अपने मन के छोटे से कोने के अंदर इस चीज को डाउट करते हुए सोच रहा होता है कि वो सारे के सारे सपने धरे रह जाएंगे, वैसा कुछ भी नहीं होगा और ये कभी मार्शल आर्ट बन नहीं पाएगा। पर तभी इसके सामने अपेयर होती है स्टेटस विंडो जिसमें लिखा होता है, तुम अपनी फैमिली के लिए, अपने फेथ के लिए क्या प्राइस पे करने के लिए तैयार हो। जिसके जवाब में होंग बहुत ही बेडेस तरीके से बोलता है, सब कुछ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद हमें हमारा होंग किसी और दुनिया के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर ये अपने सामने खड़े हुए किसी खतरनाक से क्रीचर से बोल रहा होता है, किस तरह के प्लेस पर हूँ मैं। और वो क्रीचर बोलता है, मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। और इसके बाद होंग के चारों तरफ एक गोल्डन कलर की लाइट उड़ने लगती है और उसके सामने आ जाती है एक स्टेटस विंडो जिसमें लिखा होता है, नाम सू होंग, स्पिरिट 23, वाइटलिटी 85, फिजिक ऑफ मार्शल आर्ट बॉडी 3%। और यहीं पर इसकी मार्शल आर्ट स्किल्स के भी बारे में लिखा होता है, जैसे कि वज्रा फिस्ट जो कि 7% एक्टिवेट होती है, ब्लेडेटिक लाइट पाम ये 35% होता है, और वॉइड स्टेप जो कि 56% पे एक्टिवेट होता है। और इसकी मार्शल आर्ट वैल्यू होती है 0। और इसी स्टेटस विंडो के अंदर बीच में एक मिशन भी होता है। और अब अपनी आंखों के सामने उड़ती हुई इस स्टेटस विंडो को देखने के बाद होंग अपने मन के अंदर सोचता है, ये सभी के सभी मेरे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इसके अंदर लिखे हुए हैं। और इसी के बाद वो मिशन के ऊपर क्लिक कर देता है जिसके अंदर लिखा होता है, तुम्हें एक मार्शल आर्टिस्ट बनने के रास्ते पर चलना होगा और वो भी पूरे होनर के साथ ही में अपने सभी के सभी एट्रीब्यूट्स को मास्टर करना होगा। और क्योंकि ये एक बिगनर गाइड है तो इस वजह से तुम्हें किसी भी तरह का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और नीचे नोट के अंदर लिखा होता है कि ये मिशन सिर्फ बिगनर्स के लिए अनलॉक हुआ है। जो देखकर होंग अपने मन के अंदर सोचता है, एक बिगनर गाइड, हाँ, पर तभी उसे ये चीज फील होती है कि कोई उसके जस्ट पीछे खड़ा हुआ है और उसको एक तगड़ा सा पंच मारने वाला है, जिस वजह से वो तुरंत ही बैठकर सबसे पहले उस पंच को डॉज करता है। और जो बंदा उसे पीछे से पंच करने वाला था वो खुद होंग होता है। और वो उसे देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, ये तो मेरा ही क्लोन है और जिस फिस्ट को इसने मेरे ऊपर मारा था वो थी वज्रा फिस्ट। पर फर्क बस इतना है कि ये मुझसे बहुत ज्यादा एक्यूरेट है और ये इस पंच को मारने में बिल्कुल भी गलती नहीं कर रहा है। तो आखिरकार मैं ये मौका कैसे छोड़ सकता हूँ, अपने रोल मॉडल से फाइट सीखने का मौका। और ये बोलकर होंग अपने क्लोन के ऊपर हमला कर देता है और उसका क्लोन उसके हाथ को पकड़ के अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ने वाला होता है। जो देखकर होंग अपने मन के अंदर सोचता है, ये बस मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा है कि आखिरकार इस पंच को मारा कैसे जाता है। पर जैसे ही वो पंच उसके पड़ता है उसकी हालत खराब हो जाती है और वो अपने मन के अंदर बोलता है, नहीं ये तो साला कायदे से मार रहा है। और वो जैसे ही दूर जाकर खड़ा होता है तो उसे स्टेटस विंडो के अंदर लिखा आता है कि तुमने वज्रा फिस्ट को 10% तक सीख लिया है। जिसे देखकर वो अपने मन के अंदर सोचता है, ये थोड़ी देर पहले सिर्फ 7% था, अब ये 10% हो चुका है, मैं बहुत ही जल्दी इम्प्रूव कर रहा हूँ। और उसके बाद वो एक स्टैंड लेते हुए अपने मन के अंदर बोलता है, हाँ मुझे यही चाहिए, मुझे ऐसे इम्प्रूव होना है। और दोबारा से अपने क्लोन के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाई जाती है ताबड़तोड़ फाइट, जो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और डिस्प्ले पर बार बार पॉपअप आ रहा होता है, जैसे तुम वज्रा फिस्ट को 15% सीख चुके हो, 23% सीख चुके हो, 59% सीख चुके हो, 70% सीख चुके हो। और वो कंटिन्यूस फाइट करे जा रहे होते हैं। जिसके बाद उस खतरनाक सी फाइट के अंदर चलते चलते हमें स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जो कि 92% पहुंच गए, 95 पहुंच गई, 97 पहुंच गए और 98 तक भी पहुंच चुकी है। जिसके बाद हमारा होंग क्लोन को एक खतरनाक सा पंच मारता है और स्टेटस विंडो पे लिखा आता है कि तुम वज्रा फिस्ट को 100% तक सीख चुके हो। और अभी भी हमें उन दोनों की फाइट कंटिन्यू चलते हुए दिखाई जा रही होती है। जिसके बाद हमारे सामने पॉपअप आता है कि होंग उसकी बाकी की दोनों स्किल्स को भी 100% तक सीख चुका है और अब वो बुरी तरह से घायल होकर लंबी लंबी सांसें ले रहा होता है और उसका क्लोन वहाँ से गायब हो चुका होता है। जहाँ पर स्टेटस विंडो भी सामने आ चुकी होती है और उसमें लिखा होता है, तुमने बिगनर मिशन को कंप्लीट कर लिया है, इस वजह से अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो जा सकते हो और इसका अगर कुछ रिवॉर्ड हमें देना होगा तो हम तुम्हें बाद में दे देंगे। जिसके बाद घायल होंग थैंक यू बोलता है और वापस से अरेना में आ जाता है। और अब वो जैसे ही अरेना के अंदर वापस आता है उसके सामने खड़ा हुआ कोट पेंट वाला बंदा उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके ऊपर थंडर बस फिस्ट को लगा देता है, जिससे वो कई सारे हमले करता है वोंग के ऊपर। पर वोंग उन सभी को डोज कर रहा होता है, वो भी बड़ी आराम से, और डोज करते करते अपने मन के अंदर बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्लो है, और एक मुक्का कस के बांधता है और इस बंदे के मुंह पर उस पंच को मार देता है। जिसे अपनी तरफ आता देख
ये बंदा कुछ नहीं कर पा रहा होता है और बहुत ही ज्यादा टेंशन में होता है, पर इसकी टेंशन इसके कोई काम आती नहीं है क्योंकि वो पंच आकर इसके सीधा मुंह पे पड़ता है, जिस वजह से इसका मास्क भी टूट जाता है और होंग बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस से इसे देख रहा होता है। जहाँ इस मंजर को देखने के बाद वो पूरी की पूरी जनता पूरी तरह से हैरान बैठी होती है और इस बंदे के ऊपर बहुत ही डेविलिश तरीके से खड़ा होता है हमारा होंग, जो कि पीछे पलटकर उस एंकर से बोलता है, मैं अपनी चौथी फाइट को भी लगातार जीत चुका हूँ, तो शायद अब मुझे वो प्राइज मनी मिल जाना चाहिए। और वो भी हैरान होते हुए अनाउंसमेंट कर देती है कि ये बंदा चौथी फाइट भी जीत चुका है। और वहीं दूर खड़ा हुआ वो बंदा जिसने यहाँ पर इस मार्शल आर्टिस्ट को भेजा था, वो उसे देखते हुए बोलता है, इस बंदे ने यहाँ पर वज्रा फिस्ट का इस्तेमाल किया है और वो भी ऐसी वैसी नहीं, इसने वज्रा फिस्ट को पूरी तरह से मास्टर किया हुआ है। आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि इसकी उम्र के बच्चे तो वज्रा फिस्ट के आसपास भी नहीं हो सकते हैं। इस उम्र में तो इस बच्चे को वज्रा फिस्ट का बेसिक भी नहीं पता होना चाहिए था। और उसके बाद वो अपने गार्ड से बोलता है, इस बंदे को फॉलो करो और इसकी असली आइडेंटिटी के बारे में मुझे बताओ। और वो गार्ड्स भी उसे बोल देते हैं, यस सर। और ये सीन हो जाता है शिफ्ट, जहाँ हमारा होंग काली घनी अंधेरी रात के अंदर कहीं चल के जा रहा होता है और चलते चलते उसे महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो थोड़ा सा फास्ट होकर कहीं छुप जाता है और हमें दिखाए जाते हैं उसके पीछे कर रहे दो बंदे, जिन्हें ये नहीं पता चल रहा है वो कहाँ गया, तो इसीलिए वो उसका पीछा आगे कंटिन्यू करते हैं और उसे ढूंढते हुए सोच रहे होते हैं आखिरकार वो बंदा गया तो गया कहाँ। हमें बॉस ने कहा है हमें उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से रिवील करनी होगी, क्योंकि अगर हमने नहीं बताया बॉस को कि वो बंदा कौन है तो बॉस हमारी खाल नोच देंगे। और उनके जस्ट ऊपर होंग दो दीवारों से लटक के खड़ा होता है और अपने मन के अंदर बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे ट्रैक करना चाह रहे थे। और उसके बाद क्या होता है हमें दिखाया नहीं जाता, बल्कि हमें दिखाया जाता है 1 घंटे बाद का सीन, जब ये बंदा अपने घर पे पहुंच चुका है और वहाँ आते ही इसने अपने अंकल आंटी के सामने वो सारा का सारा पैसा रख दिया होता है, जो देखकर अंकल पूरी तरह से हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं, लिटिल होंग तुम इतना सारा पैसा आखिर लेके कहाँ से आए हो, ये मत कहना कि तुमने कोई बैंक रॉबरी करी है। और होंग ने बता रहा होता है, नहीं नहीं, ये मैंने कहीं से रोबरी करके नहीं कमाया है, ये तो हमारे डोजो के मास्टर ने मुझे दिया है। उन्होंने बोला था कि मेरा मार्शल आर्ट के अंदर टैलेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिस वजह से अब से वो मुझे स्पॉन्सर करेंगे और ये वही वाला पैसा है। और उसके बाद अंकल थोड़े बहुत सवाल और पूछते हैं और उन सवालों को दबाने के लिए होंग ये बात बोल देता है, अंकल आंटी क्या आपको मेरे पर भरोसा नहीं है, जिस पर वो दोनों खुश होते हुए बोलते हैं, अरे हाँ हाँ हमारा लिटिल होंग हमसे झूठ थोड़ी बोलेगा। और आंटी भी बोल रही होती है, हाँ हाँ इसका तो फ्यूचर बहुत अच्छा है। और इसी के साथ ये सीन शिफ्ट हो जाता है इनके घर की छत पे, जहाँ होंग पता नहीं क्या कर रहा है और अब ये वहाँ पर टंकी के पास जाकर बैठ चुका है और बैठे बैठे अपने मन के अंदर सोच रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस का मामला पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है, इसी के साथ रेंट का मामला भी पूरी तरह से शॉर्ट हो चुका है और अब बस आंटी के मेडिकल बिल्स बचे हैं, वो भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इजीली सोल्व हो जाएगी। पर इन सब में जिसने मेरी सबसे ज्यादा मदद करी है वो है ये सिस्टम, तो मैं तो इसे अगर 100 बार भी थैंक यू बोलूं तो वो भी कम होगा। और उसके बाद वो स्टेटस विंडो को देखते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, मार्शल आर्ट स्किल्स के अंदर तो बहुत ही ज्यादा फेरबदल हुआ है, पर उसके अलावा मेरी जितने भी एट्रीब्यूट्स थे या स्टेट्स थे उनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। और अब वो उस स्टेटस विंडो के अंदर कई सारी उंगलियां मारता है, तो एक जगह पर उसे दिखता है कि अगर वो हायर लेवल के अपोनेंट से लड़ता है तो उसे उसके बदले में 67 मार्शल पॉइंट्स मिलेंगे, जिन्हें वो अपनी ग्रोथ के अंदर यूज कर सकता है। और बोंग उसे देखकर अपने मन के अंदर सोचता है, चलो एक बार हम इसे ट्राई करते हैं। पर तभी उसे ये चीज याद आती है कि उसने आज ही अपने से तगड़े एक अपोनेंट को हराया है, तो इसीलिए वो अपने मार्शल पॉइंट्स को चेक करता है, जहाँ पर उसे मार्शल पॉइंट्स मिल भी जाते हैं और वो अपने सारे के सारे मार्शल पॉइंट्स को वाइटैलिटी के अंदर डाल देता है और उससे उसकी वाइटैलिटी 90 हो जाती है, जो कि पहले 58 थी। और इस बदलाव को देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसके बाद हमें उसका पूरा का पूरा ओरा दिखाया जाता है, जहाँ वाइटैलिटी बढ़ने की वजह से वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। और अब ये बंदा अपने मन के अंदर सोचता है, मेरी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ तो बढ़ी है, बल्कि उसके साथ साथ मेरे सारे के सारे घाव भी चले गए हैं और सारा का सारा दर्द भी। अब बस मुझे किसी जगह पर जाकर अपनी इस नई पावर को चेक करना है। और ये बोलकर वो कहीं के लिए निकल जाता है और जाते जाते सोच रहा होता है, मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने स्कूल के ड्रिल ग्राउंड के अंदर जाना चाहिए, ताकि मैं अपनी कॉम्बैट पावर को चेक कर सकूं। और वो अपने स्कूल के ड्रिल ग्राउंड के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर कॉम्बैट पावर नापने की एक बड़ी सी मशीन लगी होती है। और अब ये बंदा अपने पंच के अंदर पावर भर के उस मशीन के ऊपर जड़ देता है, जिस वजह से उस मशीन के अंदर से धुआं निकल जाता है। और धुआं निकलता देखते ही वो अपने मन के अंदर बोलता है, डैम इट, इस मशीन की क्वालिटी तो कुछ ज्यादा ही गिरी हुई है, नहीं मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वो साले मेरे से इसका पैसा ले लेंगे। और ये बखेती काटने के बाद वो तुरंत ही वहाँ से भाग लेता है और उस आवाज को सुनकर वहाँ पे कोई बंदा आता है और आकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, किस हरामी ने इस मशीन की हालत करी है और कौन भागा है उस साइड, साले मेरे हाथ में आया ना मार मार के तेरा भरता बना दूंगा। और अब हमें इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी के सभी बच्चे असेंबली के अंदर खड़े होते हैं और उसके सामने 2 टीचर्स होते हैं। और इसी लाइन के अंदर पीछे खड़ा हुआ हमारा होंग अपने उस दोस्त से पूछता है, ये चेंग के सिर में क्या हुआ, जिस पर उसका दोस्त उसे बताता है, वो दरअसल कल रात को ये ज्यादा ही हीरो बन रहा था, आधी रात को स्कूल के अंदर आ गया और
मशीन का आड़ा कबाड़ा करके रख दिया। फिर क्या था, प्रिंसिपल को सब पता चल गया। वो गए सुबह सुबह इसका भरता बना दिया और होंग अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, बच गए भाई साहब, अगर मैं धरा ही आ जाता तो ये भरता मेरा बनता। और तभी सामने से प्रिंसिपल चिल्लाकर बोलते हैं, सभी के सभी चुप हो जाओ, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। आज मैंने मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त को यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए बुलाया है। इनका नाम है चेन टेन और ये तुम लोगों को सी रैंक की मार्शल आर्ट थंडर रश फिस्ट सिखाने वाले हैं। जो सुनकर सभी के सभी बच्चे इंप्रेस हो जाते हैं कि ये तो काफी फेमस बंदे हैं और इनकी मार्शल आर्ट भी काफी अच्छी है। और अगर इस तरह की मार्शल आर्ट को हम बाहर किसी डोजो के अंदर सीखने जाएं तो हमें हजारों वोंग उन्हें देने पड़ेंगे, तब जाकर हम ये सीख सकते हैं। और ये हमें यहाँ पर फ्री में ही सिखा रहे हैं। इसके बाद होंग भी अपने मन के अंदर सोचता है, वो बंदा व्हाइट फॉक्स जिससे मैं कल फाइट कर रहा था, वो भी इसी मार्शल आर्ट का यूज कर रहा था मुझसे फाइट करते वक्त। और वाकई में ये बहुत ही कमाल की टेक्निक है, क्योंकि जब वो बंदा मेरे से फाइट कर रहा था तो उसका एक ही पंच ट्रिपल होके मुझे पड़ रहा था। मुझे इस मौके को जाने नहीं देना है, क्योंकि ये मार्शल आर्ट काफी खास होने के साथ साथ काफी महंगी भी है। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा सिस्टम भी बताया जाता है कि सबसे सस्ती मार्शल आर्ट होती है DEF, उससे महंगी होती है ABC, उससे महंगी होती है S और SS, और सबसे सबसे महंगी होती है SSS लेवल की मार्शल आर्ट। तो अब वो सामने खड़ा हुआ बंदा इन सभी को बोलता है, मुझ पर ध्यान दो, मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, अपनी आंखों को खुला रखना, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं इसे लगातार 10 बार करके दिखाऊंगा और तुम्हें इसकी थोड़ी बहुत बारीकियां भी बताऊंगा। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम इसे कितना सीख पाते हो या कितना सीख नहीं पाते हो। और ये बोलकर वो बंदा अपनी मार्शल आर्ट दिखाना शुरू करता है और थोड़ी बहुत बारीकियां भी उन सभी लोगों को बता रहा होता है, जैसे पंच ऐसे रखना चाहिए, सांस ऐसे छोड़नी चाहिए, ये ब्रीदिंग होती है, ये स्टैंड होता है, वगैरह वगैरह। और 3-4 बार उन्हें दिखाने के बाद ये बंदा उन्हें आगे बताना शुरू करता है कि इस मार्शल आर्ट के अंदर साउंड्स होते हैं, जैसे तुम अगर सबसे लोएस्ट रैंक पहले लेवल पर हो तो तुम इसे सीख ही नहीं सकते हो। अगर तुम दूसरे लेवल पर हो तो तुम इसके अंदर 3 साउंड निकाल सकते हो। अगर तीसरे लेवल पर हो जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर है तो तुम इसके अंदर 5 साउंड निकाल सकते हो। अगर चौथे लेवल पर हो तो 7 साउंड निकाल सकते हो, जिस पर अभी ये बूढ़ा होता है। और उसके बाद ये बूढ़ा आगे बताता है, इसी के बाद अगर तुम परफेक्ट लेवल पे पहुंच जाते हो तो तुम इसके 9 साउंड निकाल सकते हो। और साउंड से इसका मतलब यही हो सकता है कि एक ही पंच को मारोगे तो सामने वाले के 9 बार पड़ेगा। बाकी इसने ज्यादा डिटेल दी नहीं है, तो आगे हमें पता चल ही जाएगा। पर यहाँ पर ये जो बात आगे कहता है वो ये होती है कि तुम्हें अपने आप को बहुत ही ज्यादा पुश करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे सीखने में टाइम लगता है, इसीलिए आज सिर्फ बेसिक सीखो। और अगर तुम बेसिक अच्छा कर लेते हो तो धीरे धीरे आगे भी ग्रो कर जाओगे। और ये सभी के सभी बंदे लग जाते हैं अपनी प्रैक्टिस करने में। और प्रैक्टिस के साथ साथ वो बंदा सामने इन्हें करके भी दिखा रहा होता है, ताकि अगर कोई बंदा गलती करे तो वो मास्टर को देख के तुरंत ही उसे सही कर ले। बाकी ये चीज यहाँ पर चलती रहती है और हमें दिखाया जाता है कुछ घंटे बाद का सीन, जहाँ पर ये सभी के सभी पूरी तरह से जमीन पे बिखर चुके हैं। कोई हाँप रहा है, कोई थका हुआ है, कोई साला बेहोश होने की कगार पे आ चुका है, और कुछ लोग जैसे तैसे अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर जो चीज आम होती है वो यही होती है कि नहीं यार, इसे सीखना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमारी तो हालत खराब हो चुकी है। कोई बोल रहा था बस मेरे बस की नहीं रही, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, इसे रीच करना मेरे तो बस के बाहर है। और सभी के सभी यही सब बातें कर रहे होते हैं। तब हमें दिखाया देता है होंग का दोस्त, जिसकी हालत खराब हो चुकी है पर वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहा होता है। और हाँफते हाँफते प्रैक्टिस करते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, वाकई में ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है मैं कर पाऊंगा। और तभी पलट कर वो सू होंग की तरफ देखता है और बोलता है, सू होंग क्या तुम थोड़ा बहुत सीखे? और वहाँ देखने पे इसे पता चलता है कि इसका दोस्त तो वहाँ से पहले ही गायब हो चुका है। और दूसरी साइड से चेन सेन बोलता है, हाँ मैं सीख गया हूँ, मैंने इसका बेसिक कंप्लीट कर लिया है। जो सुनकर आसपास बैठे हुए सभी के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और हैरान होकर इसकी तरफ देख रहे होते हैं। और वहीं हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल, जो कि इस मार्शल आर्टिस्ट से बोल रहा होता है, वो लड़का जिसे सब घेर कर खड़े हुए हैं वो हमारे स्कूल का एक जीनियस है और उसका नाम है चेन सेन, क्या तुम उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहोगे? और वो मास्टर बोलता है, अगर बाकियों की नजरों से देखा जाए तो हो सकता है ये एक जीनियस हो, पर सच बताऊं तो मेरी नजरों में ये सिर्फ पासिंग लेवल है। और ये बोलने के बाद वो दोनों घूमते टहलते हुए बाहर चले जाते हैं, जहाँ ये मार्शल आर्टिस्ट प्रिंसिपल से बोल रहा होता है, मुझे माफ कर दीजिएगा प्रिंसिपल ओल्डली, पर तुम्हारे यहाँ के बच्चे वो इतने भी अच्छे नहीं हैं और मेरा यहाँ पर आना वो पूरी तरह से वेस्ट हो चुका है। और प्रिंसिपल बोल रहा होता है, सिर्फ एक ही दिन के अंदर बेसिक को सीख लेना ये भी एक अच्छी लेवल होती है, पर तुम तो किसी तरह के बहुत ही तगड़े जीनियस को ढूंढ रहे हो, अब ऐसा जीनियस हर कहीं थोड़ी मिलेगा। और वो मार्शल आर्टिस्ट समझाता है, मार्शल डुओ कल्टीवेशन वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, इस वजह से वहाँ पे एक्सीलेंट टैलेंट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्रिंसिपल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल रहा होता है, हाँ कह तो तुम सही रहे हो, क्योंकि बिना टैलेंट के कोई इंसान जितनी मर्जी मेहनत कर ले पर वो कभी भी टॉप टायर तक नहीं पहुंच सकता है। पर तभी इन दोनों को कुछ दिखाई देता है, जिसकी वजह से इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इन्हें अभी जस्ट सुनाई दिया 7th साउंड, जो सुनकर वो दोनों के दोनों पागल हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं, नहीं मैं अपनी जिंदगी में पहली बार ये साउंड सुन रहा हूँ, मुझे जल्दी जाकर उस स्टूडेंट को पास से देखना चाहिए। और वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है, अरे मैं भी तो 7th साउंड निकाल सकता हूँ, मेरा कभी नहीं सुना क्या तुमने? पर मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है,
मुझे अभी सिर्फ आधा दिन हुआ है जब मैंने इन्हें ये सब कुछ सिखाया है, और तुम्हारे पास कोई ऐसा बच्चा है जो मेरी लेवल तक पहुंच चुका है। और अब ये दोनों किसी जाली से मुंह लगा के अंदर उस बंदे को ढूंढ रहे होते हैं, और प्रिंसिपल बोलता है नो साउंड। मुझे नो साउंड सुनाई दिए। चेन, क्या तुम ये फील कर पा रहे हो? यहाँ हो क्या रहा है? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? और चेन बिल्कुल चुप होता है, और उसके हाथ कांप रहे होते हैं, और वो कपकपाती आवाज में बोलता है मेरे को समझ आ रहा है, मेरे को समझ आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है। और उसके बाद वो अपने हाथ के अंदर पावर भर के एक थंडर रश पंच मारता है और उस जाली को पूरी तरह से तोड़ देता है ताकि वो अंदर जा सके। अब ये देखकर हालांकि प्रिंसिपल की लाल हो जाती है, पर मार्शल आर्टिस्ट को और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर यहाँ पर प्रिंसिपल एक चीज और नोटिस करता है कि ये बंदा जो अभी तक 7th साउंड पर ही पहुंचा था, उसने अभी अभी 8th साउंड निकाला है, जिस वजह से वो इसे बोलता है तुम ब्रेक थ्रू कर चुके हो। और वो मार्शल आर्टिस्ट भी बोलता है हाँ, उससे मुझे कुछ समझ में आया। जिस तरह से उन साउंड्स को वो निकाल रहा था, मैंने उससे इंस्पिरेशन ली और साथ ही थोड़ी सी टेक्निक, इस वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया। उसके बाद वो भागते हुए बोलता है नहीं नहीं, ये सारी बातें करने का ये सही समय नहीं है, जल्दी चलो, हमें उस बच्चे को देखना है जिसने ये सारे साउंड निकाले हैं। और वो जैसे उस ग्राउंड के अंदर पहुंचते हैं, वो ग्राउंड पूरा का पूरा सुन सट पड़ा होता है, और वहाँ उन्हें कौवा भी नहीं दिखता, क्योंकि हमारा काकचेष्टा यहाँ से पहले ही जा चुका है। और अब ये बंदा जाते जाते अपने मन के अंदर सोच रहा होता है मुझे उम्मीद नहीं थी सी रैंक की मार्शल आर्ट, इसे सीखना इतना ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जब मैंने डी रैंक की मार्शल आर्ट वज्रा फिस्ट को सीखा था तो उसमें मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। और अब हमें यहाँ पर बार बार वज्रा फिस्ट का नाम दिखाया जा रहा है, जबकि स्टार्टिंग में दिखाया गया था डीमन फिस्ट। तो हो सकता है ये दोनों स्किल्स एक ही हो या अलग अलग हो, पता नहीं। लेकिन जो चीज इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इसकी वज्रा फिस्ट डी लेवल की है, और ये नई वाली स्किल ये सी की है, यानी कि उससे एक अपग्रेड ज्यादा। और अब हमारा होंग अपनी स्टेटस विंडो को खोल के अपने मन के अंदर बोलता है मेरी थंडर रस स्किल वो परफेक्ट लेवल पे जा चुकी है, पर वज्रा फिस्ट वो भी परफेक्ट होने से थोड़ी सी दूर है, और वॉइड स्टेप और फ्लोटिंग लाइट पाम ये दोनों तो और भी ज्यादा दूर है। तो मुझे अब इन पर भी काम करना शुरू कर देना चाहिए ताकि मैं इन्हें परफेक्ट कर सकूं। और इस स्टेटस विंडो का जितना सिस्टम मुझे समझ में आया है वो कुछ ऐसा है, सबसे पहले 100% होने के बाद ये मार्को लेवल पर पहुंचती है, उसके बाद ये दोबारा 100% होती है और मास्टर लेवल पे पहुंचती है, उसके बाद ये दोबारा 100% होती है, और शायद उसके बाद ये परफेक्ट लेवल पे पहुंचती है। तो टेक्निकली इसकी लास्ट की दो स्किल्स वो अभी 200-300% दूर है परफेक्ट होने के। पर वज्रा फिस्ट उतनी भी ज्यादा दूर नहीं है, वो 95% और होते ही परफेक्ट हो जाएगी। और अब हमारा होंग यहाँ पर किसी डोजो के पास आ चुका है, जहाँ पे अंदर भाले से तगड़ी फाइटिंग शाइटिंग चल रही होती है। और अंदर आते ही एक बंदा उससे बोलता है सू होंग तुम आज यहाँ पर क्या कर रहे हो? और सू होंग उससे बोलता है ज्यादा नहीं, बस सोचा थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लूं। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदा जो किसी दूसरे आदमी के लात मारकर उसे पटक देता है, और पटक कर बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि मेरे मास्टर को सिखाना नहीं आता है? साले ये चीज एक्सेप्ट कर कि तुझे सीखना नहीं आता है। अगर तेरे पास वो टैलेंट ही नहीं है कि तू सीख सके तो मेरे मास्टर किसी को भी कुछ नहीं सिखा सकते हैं। और यहाँ हमारा होंग जो बंदा उसके पास खड़ा था उससे पूछता है आखिर यहाँ पर सिचुएशन क्या चल रही है, और वो धीरे से बताता है वो दरअसल इसका मास्टर बहुत ही ज्यादा तगड़ा मास्टर है, इसी वजह से ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये अपनी एकड़ ऐसे ही दिखाता फिरता है। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि ये कॉमनर से कुछ ज्यादा ही नफरत करता है जैसे हम लोग हैं। और अब ये यहाँ पर आकर फालतू की दादागिरी दिखा रहा है, क्योंकि ये हम सभी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस वक्त उस बंदे ने वो दूसरे वाले बंदे को गले से उठा रखा होता है और उसे एक तगड़ा सा पंच मारने ही वाला होता है, पर इससे पहले कि उसका पंच इसे पड़े बीच में ही होंग आ जाता है, उसके पंच को रोक लेता है और रोककर बहुत ही कोल्ड लुक में बोलता है मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर रुक जाना चाहिए दोस्त। और वो बंदा जिसका हाथ इस तरह से रोका गया है उसे आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा, और वो गुस्से में बोलता है अच्छा तो तुम में तो बड़े गट्स हैं, ठीक है क्यों ना तुम मेरे साथ अरेना के अंदर चलो, क्योंकि मुझे तुम्हारे गट्स देखने हैं। और हमारा होंग भी मान जाता है क्योंकि उसे तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। और तभी उस बंदे का मास्टर वहाँ पर आ जाता है, जो कि आते ही बोलता है हे यहाँ पर क्या चल रहा है? और ये पर्पल हेयर वाला बंदा अपने मास्टर के पास जाते जाते इससे बोलता है लगता है तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है, तुम बच गए मेरे हाथों से। और हमारा होंग इस बंदे को देखकर अपने मन में सोचता है जितना एरोगेंट ये लड़का है उससे ज्यादा एरोगेंट मुझे इसका टीचर दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में उसका टीचर अपने हाथ में एक भाला लेता है और उन सभी को बोलता है ये वो आखिरी दिन है जब मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जिसका नाम है रनिंग सिया स्पेयर। और रूल सिंपल सा है, मैं इसे सिर्फ एक बार परफॉर्म करके दिखाऊंगा, तो गौर से देखना और ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करना। ये बोलकर वो उस टेक्निक को सिखाने लगता है, पर भाला चलाते चलाते वो अपने मन के अंदर सोच रहा होता है मैं सिर्फ एक बार ही डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, तो मुझे नहीं लगता है इनमें से कोई भी कुछ सीख पाएगा। पर होंग उसे बहुत ही गहरी नजरों से देख रहा होता है, और हमें दिखाई जाती है उसकी आंखें जो कि हर एक मूवमेंट को कैप्चर कर रही होती हैं। और इसके कुछ सेकंड बाद वो बंदा उस भाले को वहीं फेंकते हुए बोलता है ठीक है अब मुझे नहीं फर्क
पड़ता है तुमने कितना सीखा और कितना नहीं। मैंने मेरा काम कर दिया है। और ये चीज देखने के बाद वो सभी के सभी बंदे बोल रहे होते हैं, नहीं नहीं, इन लोगों ने हमारे साथ स्कैम करा है। सिर्फ एक बार दिखाने से कोई कैसे सीख सकता है। यहाँ पर कुछ तो भारी सा स्कैम चल रहा है, हम लोगों को लूटा गया है। और ऐसे ही हो हल्ला कर रहे होते हैं, पर वो बंदा तो वहाँ से जा चुका है। और यहाँ पर हमारा होंग अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं इसे बहुत अच्छे से सीख चुका हूँ, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है मैं इसके कोर को अच्छे से समझ चुका हूँ। और उसके बाद वो अपने हाथ में पकड़े हुए भाले को घुमाना शुरू करता है और ऋतिक रोशन की तरह चारों तरफ डाइया मार मार के भाला चला रहा होता है। और जब वो अनाप शनाप प्रैक्टिस कर रहा होता है तो उसे देखकर बाकी के सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, डैम इट, शू होंग तो इसे इतनी आसानी से सीख चुका है, ये किस लेवल का प्रोटेजी है, इसे तो कैलकुलेट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सब उसकी तारीफों के अंदर बिल्कुल हैरान होते हुए पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे होते हैं। जो आवाजें सुनने के बाद वो पर्पल हेयर वाला बंदा गेट को खोल के बाहर आ जाता है और आते ही बोलता है, किस तरह की आवाजें कर रहे हो तुम चुपचाप शांति से काम नहीं कर सकते हो अपना। और वो जैसे ही होंग को देखता है उसे ये चीज महसूस होती है कि यहाँ कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है, इस बंदे ने इस टेक्निक को पूरी तरह से सीख लिया है, मुझे इसे एक बार तो टेस्ट करके देखना ही चाहिए, क्योंकि ये चीज तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर ये बंदा कोई बहुत ही तगड़ा जीनियस हुआ तो आगे वो बताता नहीं है कि अगर ये बहुत ही तगड़ा जीनियस हुआ तो वो क्या करेगा, पर वो इसे शायद ज्वाइन करा ले या वैसा ही कुछ। बाकी ये होंग को आगे बोलता है, हे बच्चे, मुझे लगता है मैं तुम्हें कुछ और टेक्निक सिखा सकता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ इस पार करना चाहोगे। और उसके बाद ये ग्राउंड के बीचों बीच आमने सामने होते हैं, जहाँ पर वो बंदा जिससे होंग थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो होंग को बोलता है, वो आदमी अच्छा नहीं है पर वो फाइटर बहुत अच्छा है, तो अपने गार्ड को डाउन मत होने देना और अपना ध्यान रखना। जिस पर होंग उसे जवाब देता है, ठीक है, मैं तुम्हारी राय को सुन रहा हूँ, बाकी तुम ज्यादा टेंशन मत लो। जिसके बाद होंग उसकी तरफ भाला तानते हुए बोलता है, तो ठीक है, सिखाओ मुझे। और आगे से वो बंदा बोलता है, लगता है तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट हो, तुम्हें पता है मैं इस टेक्निक के अंदर मार्को लेवल पर हूँ। मैं तुझे बताता हूँ एरोगेंट होने से क्या होता है। जिसके बाद में होंग अपनी आंखें बंद करता है और एक बहुत ही तगड़ा स्टैंड लेता है, जिसे देखकर हालत पतली और पैंट गीली हो जाती है, क्योंकि इस स्टैंड को देखते ही वो समझ जाता है कि होंग इस टेक्निक को परफेक्ट लेवल पे मास्टर कर चुका है। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म। और हमारी मार्शल आर्ट वाली सीरीज का भी एक नया चैप्टर आ ही चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे भी पैसा छाप लिया जाए। और ये वीडियो उसी जगह से शुरू होती है जहाँ पर ये खत्म हुई थी। तो हमारा होंग और वो बदमाश आपस में एक दूसरे के साथ भाले से लड़ाई कर रहे होते हैं, और होंग अपने मन के अंदर सोचता है, मैं इस टेक्निक को पूरी तरह से परफेक्ट कर चुका हूँ। जिसके बाद एक दो भाले टकराने के बाद ही सामने वाले बंदे को भी ये चीज समझ में आ जाती है कि होंग इस टेक्निक को पूरी तरह से परफेक्ट मास्टर कर चुका है। और वो अपने मन के अंदर यही सोच रहा होता है, कैसे, आखिरकार इस बंदे ने ये कैसे किया। पर क्योंकि होंग इस टेक्निक को पूरी तरह से परफेक्ट कर चुका है, तो अब इस बंदे के लिए उसके सामने ज्यादा देर खड़े होना वैसे भी नामुमकिन है। इसी वजह से होंग एक शानदार सी मूव दिखाते हुए उसके भाले को दूर फेंक देता है, जिस वजह से वो बंदा हार जाता है। और होंग के सामने आती है स्टेटस विंडो, जिसमें लिखा होता है, तुमने अपने आप से हायर लेवल के वॉरियर को हराया है, इसी वजह से तुम्हें 35 मार्शल पॉइंट्स दिए जा रहे हैं। और होंग अपने मन के अंदर सोचता है, हाँ, जैसा मैंने सोचा था, कैजुअल मैचेस के अंदर जीतने के बाद भी मुझे ये मार्शल पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही है, मुझे इस तरह की ड्यूल्स को लगातार करते रहना चाहिए। और सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ वो बंदा सोचता है, इम्पॉसिबल, यह पूरी तरह से इम्पॉसिबल है कि कोई इंसान इतनी जल्दी इस टेक्निक को परफेक्ट लेवल पे मास्टर कर ले, क्योंकि अगर ये हो सकता है तो मैं क्या हूँ, और मेरे वो साल जो मैंने इस टेक्निक को दिए हैं उनका कोई मतलब नहीं था क्या। मेरा सारा का सारा हार्डवर्क और वो ट्रेनिंग सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ब्लफ थी। और ये बोलने के बाद वो होंग के ऊपर एक मुक्का मारने के लिए उसकी तरफ जा रहा होता है, जिसे होंग भी अपनी तरफ आते हुए देख लेता है। पर इससे पहले कि वो पंच होंग तक पहुंचे, दूर से आवाज आती है, बहुत हुआ, अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। और वो आवाज होती है यहाँ के टीचर की, जिसे देखकर ये बंदा बोलता है, टीचर आप यहाँ पर। और वो टीचर इसके कान के नीचे एक बजाकर बोलता है, अगर तुम अपनी हार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो किस तरह के मार्शल आर्टिस्ट हो तुम। और वो बंदा भी इस थप्पड़ को खाने के बाद पूरी तरह से हैरान होता है कि आखिरकार उसके मास्टर ने उसे मारा क्यों। और वहीं उसका मास्टर अपने दिमाग में सोचता है, इस बंदे ने मुझे इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए सिर्फ एक बार देखा था, और सिर्फ एक बार देखने से ही उसने इस टेक्निक को पूरी तरह से परफेक्ट लेवल पे मास्टर कर लिया है। इंपीरियल कैपिटल के जीनियस भी ये चीज नहीं कर सकते हैं। ये बंदा अलग ही लेवल पर है। और उसके बाद वो उस बंदे का सिर झुकाते हुए होंग से बोलता है, यंग ब्रदर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने डिसाइपल को अच्छे से मैनर्स नहीं सिखाए हैं, इसीलिए इसने इस तरह की बदतमीजी कर दी। बाकी मैं आगे से ध्यान रखूंगा, ये इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। और बोंग भी उसे देखकर अपने मन में सोचता है, ये बंदा, इसने अपनी टोन बहुत ही जल्दी बदल ली है। और इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर होंग वापस से अपने घर पर जा रहा होता है। और जाते जाते वो अपने रास्ते के अंदर सोचता है, मुझे मानना पड़ेगा,
आज का दिन वैसे गया तो अच्छा ही है, क्योंकि मैंने काफी कुछ सीखा है आज। और उस बढ़िया सी टेक्निक को सीखने के साथ साथ ही मुझे कुछ मार्शल पॉइंट्स भी मिल गए। जो चीज सोचते हुए वो अपनी स्टेटस विंडो ही देख रहा होता है, जिसके अंदर उसके टोटल मार्शल पॉइंट्स होते हैं 35। और अब वो अपने स्कूल के बारे में सोचते हुए बोलता है, स्कूल के एग्जाम्स बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और अब तक तो पैसे वाले सभी बंदों ने हाई ग्रेड के वेपन्स ले लिए होंगे। बस इसी वजह से मुझे भी अपना वेपन लेने के लिए थोड़ी जल्दबाजी दिखानी चाहिए। और आज के इस पार के बाद मैं ये तो कह सकता हूँ कि मेरे लिए एक भाला सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा। और उसके बाद वो हल्का सा टेंशन में सोचता है, पर मेरे पास अभी जितनी सेविंग्स हैं उतनी सेविंग्स से तो मैं आंटी के बिल भी पे नहीं कर सकता हूँ। और इसी के साथ साथ एक वेपन लेना वो भी बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा मेरे लिए। और यहाँ पर हमें एक भाले की रेट भी दिखाई जा रही होती है, जो की लगभग 7 लाख रुपए होती है। जिसके बाद में टेंशन में अपने घर की तरफ जाता है और जाते जाते सोच रहा होता है मुझे कोई ना कोई दूसरा तरीका तो सोचना ही होगा और ज्यादा पैसे कमाने के लिए। और तभी वो टीवी के अंदर एक न्यूज चलते हुए देखता है, जहाँ पर टीवी में यही न्यूज सुनाई जा रही होती है कि सिटी के बाहर बहुत सारे बीस्ट की तादाद बढ़ चुकी है। इसी वजह से सिटी लॉर्ड ने अनाउंसमेंट कराई है कि जो भी इंसान बीस्ट को मारेगा उन सभी को अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। जो देखकर होंग अपने मन के अंदर बोलता है, बीस्ट को मारने की रिक्वेस्ट, क्या ये एक सही रास्ता हो सकता है? और इसी के बाद यहाँ से ये सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ अगले सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है इस बंदे का घर। और इस बंदे के घर के अंदर इसकी आंट इसके अंकल से बोल रही होती है, एक बार अपने आप को देखो, तुम्हारी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। होंग ने अभी थोड़े टाइम पहले ही तो हमें पैसे दिए थे, फिर तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों कर रहे हो? और उसका अंकल आगे बोलता है, होंग अभी भी बहुत ज्यादा यंग है, आखिरकार हम हमारे घर का सारा बर्डन उसके ऊपर कैसे डाल सकते हैं? इसीलिए हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि हम उसके लिए और ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएं। और तभी होंग बाहर से आते हुए बोलता है, अंकल आंटी मैं आ चुका हूँ। और वो दोनों भी उसका अंदर वेलकम करते हैं। जिसके बाद वो अपनी आंटी के पास जाकर बोलता है, लो आंटी ये मैं कर देता हूँ। और ये बोलते हुए वो अपनी आंटी के हाथों में से वो पट्टियां ले लेता है जो वो उसके हस्बैंड के लगा रही होती है। और वो आंटी भी उसे बोलती है, ये बच्चा भी ना, हमने तुमसे कहा तो है अपने रूम के अंदर जाके आराम किया करो। और वो अपने अंकल के गर्म पट्टियां लगाते हुए अंकल से बोलता है, अंकल अब आप देख ही पा रहे हो मैं पैसे कमाना शुरू कर चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अब आपको इतना ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, आप बस घर पे ही रुका करो और आंटी का ध्यान रखा करो क्योंकि उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब है। और उसका अंकल भी उसे बोलता है, हाँ ये सुनने में अच्छा लग रहा है, पर मैं ऐसे घर पे खाली तो नहीं बैठ सकता ना, बाकी तुम ज्यादा टेंशन मत लो, मैं दिन भर में सिर्फ थोड़ा बहुत ही कमाऊंगा ताकि अपने आप को ज्यादा पुश ना करूँ। और साइड से उसकी आंटी बोलती है, होंग तुम्हारी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है, तो हमें इस तरह से पैसा सेव करना चाहिए। और होंग पट्टियां लगाते हुए अपने मन के अंदर सोचता है, अंकल आंटी आप मेरे लिए इतना ज्यादा क्यों कर रहे हैं? मैं जब भी आपको अपने लिए इतना ज्यादा परेशान होते देखता हूँ मुझे अंदर ही अंदर ये चीजें खाती हैं कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, पर अब आगे नहीं, मैं इस तरह से आप पर बोझ बन के नहीं रह सकता हूँ, इसीलिए मुझे उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले न्यूज पर सुनी थी। और यहाँ पर हमारा हीरो उन बीस्ट को हंट करने की सोच रहा होता है। और इसके बाद वो बालकनी में खड़े होकर सोचता है, वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बस इसीलिए मुझे अपनी ताकत को उतना ज्यादा बढ़ा लेना चाहिए जितना मैं बढ़ा सकता हूँ। और ये बोलने के बाद वो उन सभी के सभी पॉइंट्स को ब्लड एनर्जी के अंदर डालने लगता है और उसकी ब्लड एनर्जी 95.2 हो जाती है, जिस वजह से उसके शरीर से एक रेड कलर का ओरा निकल रहा होता है। और होंग अपने मन के अंदर सोचता है, मेरी ब्लड एनर्जी 95.2 हो चुकी है और अब मैं वॉरियर बनने से सिर्फ एक स्टेप दूर हूँ। और इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 2 दिन बाद का, जहाँ फ्लोर के ऊपर होंग बुरी तरह से थका हुआ पड़ा होता है और हमें स्टेटस विंडोज दिखाई जा रही होती हैं, जिनमें हमें उसकी सभी की सभी स्किल्स को परफेक्ट लेवल पे दिखाया जाता है। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर बोलता है, 2 दिन से लगातार ट्रेनिंग करने के बाद मैंने अपनी सभी की सभी स्किल्स को परफेक्ट लेवल पे मास्टर कर लिया है और अब वो समय आ चुका है जब मैं इस सिटी को छोड़कर जंगल में जा सकता हूँ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्टार सिटी के वॉरियर बेस पे, जहाँ होंग पहुँचते ही बोल रहा होता है, हाँ आखिरकार मैं यहाँ तक पहुँच ही गया, वाकई में ये बहुत ही ज्यादा दूर है। अब वैसे तो मैंने इस जगह को टीवी पर कई बार देखा हुआ है, पर मैं रियल लाइफ के अंदर इसे पहली बार देख रहा हूँ, जहाँ पर हमें उसके चारों तरफ चलते हुए तगड़े तगड़े वॉरियर्स दिखाए जा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर वो अपने मन के अंदर बोलता है, ये वॉरियर्स ये यहाँ पर कितने सारे हैं, हम एक ही जगह पर इतने सारे वॉरियर्स हर कहीं नहीं देख सकते हैं। और उसके बाद वो एक तरह के मेन्यू को खोलकर उसके अंदर रेट्स देखता है, जिसके अंदर लिखा होता है, अगर तुम किसी अनरैंक बीस्ट को मारोगे तो तुम्हें 300 कॉइन दिए जाएंगे, टायर 1 का लो रैंक का मारोगे तो 1000 पॉइंट मिलेंगे, मिडिल स्टेज के किसी टायर 1 के मोस्टर को मारोगे तो 3000 पॉइंट मिलने वाले हैं, और अगर अपर स्टेज के किसी टायर 1 के मोस्टर को मारते हो तो टोटल 5000 ब्लू स्टार कॉइन्स मिलने वाले हैं। और ऐसे इसमें थोड़े बहुत और लिखे होते हैं जो हमें अभी दिखाए नहीं जाते हैं, जिनकी रेट्स भी इससे आगे
पीछे कुछ होगी। जिसके बाद आगे लिखा होता है कि जब भी तुम किसी तरह के बीस्ट को मारो तो उसके कान को काट कर ले आना, ताकि ये कंफर्म हो सके कि तुमने किस तरह के बीस्ट को मारा है और तुम्हें किस तरह का रिवॉर्ड मिलने वाला है। और इस तरह से कान को काट कर लाने वाली चीज को देखकर हमारा होंग हल्का सा हैरान होता है। और तभी हमें इसके सामने एक वॉरियर दिखाया जाता है जो कि रिसेप्शन पर आकर एक बड़ी सी पोटली रखता है और रखकर बोलता है, क्या तुम इन्हें कैलकुलेट करके बता सकती हो कि मैंने आज कितना कमाया है? जो देखकर होंग अपने मन के अंदर बोलता है, अच्छा तो सभी ये जो बैग लेकर घूम रहे हैं इन सभी के अंदर कान है? और उसे पीछे से आवाज आती है, हे तुम साइड में नहीं हट सकते हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर यंग मास्टर ये आए हुए हैं? और होंग भी आवाजें सुनकर उनकी तरफ जब देखता है तो वो ये को देखकर अपने मन में बोलता है, ये बंदा बिल्कुल उसी बंदे की तरह दिख रहा है जिसने मुझसे फाइट करी थी उस अरेना के अंदर। बस हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इसके कपड़े बिल्कुल ही डिफरेंट है आज। और तभी साइड में खड़े हुए दूसरे बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, हाँ ये किस तरह का शो ऑफ है यहाँ पर? अगर इस जगह के डायरेक्टर इसके अंकल नहीं होते तो मैं इसे बहुत ही बुरा पीटता। और दूसरा बंदा बोलता है, अरे तुम क्या पीटते? क्या तुमने वो खबर नहीं सुनी? अब से कुछ दिन पहले इसे बहुत बुरा पीटा गया था। और वही पहला बंदा वापस से बोलता है, अच्छा हाँ मैंने मिस कर दिया वो टाइम जब मैं इसे पीटते हुए देखता, पर हाँ तभी ये कुछ दिनों से यहाँ पर दिखाई नहीं दिया था। और होंग वापिस से उसी बंदे की तरफ देखता है जो की शायद बहुत ही तेज नजरों से होंग की तरफ ही देख रहा होता है। और होंग भी उसकी तरफ देखकर दूसरी साइड चलने लगता है और चलते चलते अपने मन के अंदर सोचता है, यहाँ पर मॉन्स्टर्स की वजह से तो खतरा है ही, उसके अलावा यहाँ पर इंसानों से भी खतरा है, मुझे हर तरफ से केयरफुल रहना होगा। और इसी के बाद वो चलता चलता उस जगह के गार्ड के पास पहुँच जाता है जो कि उसे चेक चुक कर रहा होता है और करते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम इस जगह पर पहली बार आए हो और पहली बार आने के बावजूद तुम ये चाहते हो कि तुम अकेले हंट करने जाओ? और होंग उससे बोलता है, हाँ मैं अकेला ही हंट करता हूँ। और ये बोलने के बाद होंग तो आगे निकल जाता है, पर ये गार्ड अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, हाँ एक और केयरलेस बच्चा, ठीक है आज मान लो अपनी किस्मत। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है अंदर जंगल का सीन, जहाँ होंग चलते चलते अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, मुझे यहाँ से ठीक ठाक पैसा कमा कर जाना होगा। और इसी लाइन के साथ यहाँ पर बीत जाते हैं 2 घंटे, जिसके बाद हमें दिखाई जाती है होंग की हालत जो कि बहुत ही ज्यादा खराब होती है। और वो हाँफते हुए सोच रहा होता है, मैं उन्हें ढूंढता ढूंढता परेशान हो चुका हूँ, पर पिछले 2 घंटे से ढूंढने के बाद भी मुझे एक भी बीस्ट नहीं मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं उन सभी को मार दिया गया है? ठीक है मुझे और अंदर जाना चाहिए। और ये बोलकर वो जंगल की गहराइयों में आगे की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ उसे तेजी से भागते हुए सामने कुछ दिखाई देता है जो कि होता है एक व्हाइट कलर का भेड़िया। और जब होंग और ये भेड़िया आमने सामने होते हैं तो होंग अपने मन के अंदर सोचता है, ये एक टायर 1 का लोअर बीस्ट है जिसका नाम है शैडो मून वुल्फ, और मैं किताबों के अलावा इस बीस्ट को आज पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और उसके बाद वो वुल्फ तेजी से गुर्राने के बाद होंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहां होंग भी उससे फाइट करने के लिए तैयार होता है। पर अफसोस ये चैप्टर हो जाता है यहाँ पर खत्म। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें होंग और वो मॉन्स्टर आमने सामने दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उस मॉन्स्टर ने होंग के ऊपर कर दिया होता है एक खतरनाक सा अटैक। और होंग उस अटैक को डोज करने के बाद एक थंडरश पंच मारता है उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर, जिस एक ही पंच से वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है और तुरंत ही मुक्त हो जाता है। और अब इसके मृत शरीर को देखकर होंग अपने मन के अंदर सोचता है, तो मॉन्स्टर से फाइट करना बिल्कुल ऐसा लगता है, मैंने जितना सोचा था उससे कई ज्यादा थ्रिलिंग है। और अभी अभी मैंने जिस मॉन्स्टर को मारा है वो टायर 1 का लोअर स्टेज मॉन्स्टर था, पर अब मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि एक टायर 1 का मिडिल लेवल का मॉन्स्टर वो किस तरह का होगा। और जब ये सारी बातें वो अपने दिमाग के अंदर सोचता है तो हमें उसके पीछे 2 आंखें दिखाई जाती हैं जो लगातार उसे ही देख रही होती हैं। और अब वो मॉन्स्टर मौका देखकर होंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि ये टायर 1 का मिडिल स्टेज का मॉन्स्टर है और इसका नाम है ब्लैक बियर। और इस अटैक के बाद हमें सुनाई जाती है एक आवाज, जिसका मतलब है यहाँ पर अटैक हो चुका है। पर ये हमला हुआ होता है उस बियर के ऊपर, और वो बियर भी सिर्फ एक ही पंच के अंदर ढेर हो जाता है। जिसके बाद इनके सामने खड़ा हुआ होंग भी सोच रहा होता है, इनसे फाइट करने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ ही गया है कि ये बीस्ट मेरे सामने तब तक कुछ नहीं है जब तक मैं टायर 2 के किसी मॉन्स्टर को छेड़ ना दूं। और अगर मैं सिर्फ टायर 1 के मॉन्स्टर के साथ ही लड़ता रहा तो मैं ठीक ठाक सेफ रहने वाला हूँ। और इसके बाद वो उस बियर का कान काट लेता है और कान काट कर बोल रहा होता है, चलो 3000 पॉइंट और कमा लिए। और तभी उसके सामने स्टेटस विंडो भी आ जाती है, जिसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हारे मार्शल डुओ पॉइंट्स अब इनफ हो चुके हैं, अगर तुम चाहो तो अपने आप को वॉरियर बना सकते हो। जो चीज देखने के बाद ही अंदर खुश होते हुए बोलता है, हाँ आखिरकार मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ। और इसके ये सोचने के बाद ही इसे साइड से कोई बहुत ही तेज आवाज आती है, और उस तरफ देखते हुए होंग अपने मन के अंदर बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस है, आखिरकार किस तरह का बीस्ट होगा उस साइड, मुझे इसे एक बार चेक जरूर करना चाहिए। और ये बोलकर वो उसी आवाज की तरफ बढ़ जाता है। और अब एक पत्थर पर बैठ के जब वो सामने देखता है तो उसे दिखाई देता है टायर 1 का अपर स्टेज बीस्ट, जिसका नाम है ब्लैक जेट पाइथन। और अभी वो बीस्ट कुछ
कुछ वॉरियर्स से यहाँ पे लड़ भी रहा होता है, पर वो वॉरियर्स उसके सामने टिक नहीं पाते हैं और सिर्फ एक ही फटके से यहाँ होंग के पैरों के पास आकर गिरते हैं और इनके गिरने के जस्ट बाद वो मोस्टर होंग के ऊपर भी एक अटैक कर देता है, जिसे होंग डोज कर जाता है। पर इससे पहले कि होंग खुद को संभाल पाता, वो पाइथन हवा में ही अपनी पूंछ से उसके ऊपर एक और अटैक कर देता है, जो उसे जाकर लग भी जाता है। और जमीन पर गिरते हुए होंग अपने मन के अंदर बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, और नीचे गिरकर अपने मुंह से लाल पानी थूक देता है और वापस से जैसे तैसे खुद को खड़ा करने की कोशिश करता है। जहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि उसके सामने एक बंदा मुक्त हो चुका है और उसका भाला वहीं पर गड़ा हुआ है, जिसे जमीन से उखाड़ते हुए होंग बोलता है, मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी चीज उधार चाहिए दोस्त। और अब होंग और वो पाइथन दोनों होते हैं आमने सामने, और वो पाइथन दोबारा से अपने मुंह से होंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे होंग डोज करता है और डोज करते करते अपने मन के अंदर सोच रहा होता है, एक अपर लेवल के बीस्ट को हराने के लिए वॉरियर्स की पूरी टीम की जरूरत होती है, लेकिन मैं जिसने मिडिल लेवल के मोस्टर को एक ही वार में हरा दिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे रोक सकता हूँ और अब मुझे इसे रोकना ही होगा। बस ये लाइन अपने मन के अंदर सोचने के बाद वो उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप बनाता है और फिर पीछे जाकर एक पेड़ से लेता है पुश बैक, ताकि वो इस पाइथन के ऊपर एक अटैक लैंड कर सके। और यहाँ पर ये अटैक करते हुए वो अपने मन के अंदर यही सोच रहा होता है कि मुझे इस जेड पाइथन को हराना ही होगा। अब इस चीज को सोचने के बाद वो एक बढ़िया से एंगल से अपने भाले को फेंकता है उस सांप के ऊपर, और ये टेक्निक जो इसने यहाँ पर यूज करी है ये है रेड सिया स्पार टेक्निक, जिस टेक्निक के अंदर अच्छा खासा दम है, इसीलिए वो भाला जाकर एक्यूरेटली उस पाइथन के ऊपर लैंड होता है और उसके एक साइड से घुसकर दूसरी साइड निकल जाता है, जिस वजह से वो पाइथन चीख रहा होता है और हमारा होंग उसके ऊपर ही छलांगे मारते हुए वापस से अपना भाला लेने जाता है, जिसके बाद वो अपने भाले को वापस से उठाकर एक तगड़ी सी पोजीशन लेता है और बोलता है एक बार और दोबारा से सेम अटैक उस पाइथन के ऊपर लैंड कर देता है, जिस वजह से उस पाइथन के अंदर हो जाता है एक और छेद, जिसके बाद वो पाइथन पागलों की तरह होंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और होंग भी इधर उधर छलांगे मारते हुए वापस से अपना भाला लेने जा रहा होता है। पर जाते जाते वो अपने मन के अंदर यही सोच रहा होता है कि हम दोनों की साइज के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, इसीलिए मैं एक अटैक के अंदर उसे खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, पर कोई बात नहीं, मुझे उस पर अटैक करते रहना होगा ताकि मैं वो मौका ढूंढ सकूं जब मैं उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं। और ये बोलते हुए वो जैसे आगे की तरफ जाने लगता है, वो पाइथन अपनी पूंछ का अटैक लेकर उसके मुंह के बिल्कुल पास पहुंच चुका होता है और होंग भी अपने पंच के अंदर पावर भर के उसे काउंटर करता है, जिसके बाद वो उस पूंछ को पीछे हटाने में सक्सेसफुल हो जाता है और दूसरी साइड छलांग लगाकर जाकर वापस से उस भाले को उठा लेता है और अपने दिमाग के अंदर सोचता है, मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं होने देना है और कुछ भी करके इस मोस्टर को आज खत्म करना है। मेरी स्ट्रेटेजी बस इतनी सी होनी चाहिए कि मैं इससे आमने सामने बिल्कुल ना हूँ और लगातार इसके ऊपर अटैक करता रहूं। अब हालांकि ये स्टाइल बहुत ही ज्यादा कायरता भरी है, पर फिर भी ये बहुत ज्यादा सेफ है, मैंने उसे अच्छा खासा डैमेज दे दिया है, अब बस कुछ और बार मुझे सेम अटैक करना है और उसके बाद ये स्नेक यहाँ पर डाउन हो जाएगा। और सामने से वो स्नेक भी कुत्तों की तरह हाँफते हुए होंग को देख रहा होता है, जिसके बाद होंग एक पोजीशन लेकर बोलता है, ठीक है मुझे इसे कंटिन्यू रखना है। पर तभी उसे ये चीज महसूस होती है कि पीछे से उस पर किसी ने अटैक किया है, इसीलिए वो तुरंत ही पीछे पलटता है तो एक नकाबपोश बंदा हंसते हुए उसके ऊपर एक पंच मारने ही वाला होता है, जिसे वो जैसे तैसे ब्लॉक करता है, पर फिर भी उस पंच के अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि ये दूर फेंक जाता है। और अब वहाँ पर लंबी लंबी सांसें लेते हुए ये वापस से उठता है और उठकर उनसे पूछ रहा होता है, कौन हो तुम लोग? और वो रेबिट के मार्क्स वाला बंदा जो इससे पहले भी फाइट कर चुका है, वो इससे बहुत ही ज्यादा धमकी भरे अंदाज से बोलता है, तो हम वापस मिल ही गए और ये ब्लैक जेट पाइथन क्यों ना तुम इसे हमें दे दो। और यहाँ पर जो उसने पहली बात बोली थी कि हम वापस मिल ही गए, इसका यही मतलब है कि वो भी इसे पहचान गया है। और अब आगे क्या होगा अगर तुम भी ये जानना चाहते हो तो इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैप्टर हो चुका है खत्म और अब इसका जैसे ही नेक्स्ट चैप्टर आएगा मैं तुरंत ही उसे लेकर पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।